न्यूज दिव्यांग के सारे दर्शकों को जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज दिव्यांग और मैं हूं आपका जावेद। तो आज आपके लिए फिर लेके आए हैं कार्यक्रम हिंदपीढ़ी वर्सेस कोरोना। हिंदपीढ़ी में है कई सवाल जिसका आज हमारे स्टूडियो में होगा खुलासा, जिसके लिए शहर के जाने माने हस्ती हमारे स्टूडियो में है मौजूद, जिसमें खास तौर पर एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में फिरोज जिलानी साहब हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। उसके साथ साथ शहर के जाने माने हस्ती जो कि डॉक्टर तारिक हुसैन साहब जी भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और एक समाज सेवी के रूप में अब्दुल हसीब साहब भी हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप तमाम लोगों का न्यूज दिव्यांग में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम और लेते हैं फटाफट से पहला सवाल फिरोज जिलानी साहब से। फिरोज जिलानी साहब, नेशनल हाईवे में जो मजदूर हादसों का शिकार हो रहे हैं, इन सब बातों को छोड़कर रांची के विधायक श्री सीपी सिंह जी ने कहा कि हिंदपीढ़ी को अब सेना के हवाले कर देना चाहिए। तो क्या ऐसे लोग सत्ता में रहने के लायक हैं? क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ दिव्यांग को कि एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वार्तालाप के लिए हम लोगों को उन्होंने याद किया है। जैसा कि जावेद साहब आपने फरमाया कि हमारे रांची शहर के विधायक श्री सीपी सिंह जी हमेशा अपने बयानों को लेकर के चर्चित रहे हैं, चर्चा में रहे हैं। एक पुराने राजनीतिक होने के नाते और 4-5 टर्म यहाँ से विधायक हैं, पर उन्हें मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें समान ज्ञान भी नहीं है उनके पास। सिर्फ सांप्रदायिक बोल और सस्ती लोकप्रियता हासिल करना इनका जो है सगल हो गया। किसी भी विषय को विषयांतर करना, चीज़ों को भटकाना, विकास के मुद्दों से नज़र हटाना उनकी एक विशेषता रही। क्योंकि लोगों का बयान, किसी व्यक्ति का बयान उसकी मानसिकता, उसकी पूर्वाग्रह को साबित करता है। सीपी सिंह जी पिछले कुछ दिनों से यही कर रहे हैं। हिंदपीढ़ी से इनका तात्पर्य शायद एक समुदाय विशेष से ही रहा। जब भी हिंदपीढ़ी की चर्चा होती है, उनकी अनर्गल बयानबाजी भी शुरू हो जाता है। कभी वो कहते हैं कि सेना के हाथ सौंप दे। क्या ये किसी देश के सीमा में पड़ने वाला कोई शहर है जिसे आप सेना के सामने हवाला करने की बात करते हैं? कभी आप करते हो सीआरपीएफ के हवाले कर दो। ये उनकी पूर्वाग्रह को जो है दर्शाता है। सीपी सिंह जी को ये पता होना चाहिए। हिंदपीढ़ी के लोग भी उसी भारतीय संविधान को मानते हैं जिसे आप मानते हैं, वो उसी कानून का पालन करते हैं जिसे आप करते हैं। आप मानवीय संवेदना अपने अंदर लाइए। आपको सड़क के किनारे पड़ा हुआ व्यक्ति नहीं दिखता है, आपको रेलवे स्टेशन पटरी के किनारे सोया हुआ वो महिलाएं, बच्चे नहीं दिखती हैं जो एक महीना 1.5 महीना से सफर कर करके अपने गंतव्य की ओर निकले हैं। आपको उस पर कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं, आप उस पर 2 लाइन नहीं बोल सकते हैं। इसलिए केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार है और उनके ही वहां पे अभी कुछ उटपटांग नीतियां, मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, उटपटांग नीतियों के कारण आज देश की जनता 1.5 महीने से परेशान है। आप लॉकडाउन का पालन कराते हैं, लेकिन 3 दिन पहले आप देश में शायद ये अनाउंसमेंट होनी चाहिए कि जिन्हें जिन्हें अपने गंतव्य में लौटना, अपने शहर में लौटना है, लौट जाए। उसके बाद देश 2-3 महीने के लिए लॉकडाउन रहेगा। तो ये क्राइसिस नहीं होती, ये मानवीय क्राइसिस है, इसे बनाया गया है। मैं आरोप लगाता हूँ इन मुद्दों से आप भटकाते हैं। हिंदपीढ़ी में कोरोना मंडी है, कोई बोलता है हिंदपीढ़ी में सीआरपीएफ लगा दे साहब। तो आप अपनी पूर्वाग्रह और मानसिकता को दूर करें। सज्जन व्यक्ति हैं, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, अच्छे विधायक हैं। अभी आपकी मानवीय संवेदना कहाँ जाती है कि हिंदपीढ़ी के लोग भूखे हैं? आप 1 क्विंटल राशन ही भेज देते, आपका पीएम आहार किट कहाँ बट रहा है? आप मानवीय संवेदना की बात करते हैं। आपने इन्हें कश्मीर समझते हैं सीपी सिंह जी। आपने कभी बेटा पीएम किट भेज दिया? ये मैं तो आभार जताता हूँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कि मुख्यमंत्री आहार किट से यहाँ लोगों को बहुत राहत पहुंची है, लोग खाकर जिंदा है। वरना कंटेनमेंट सील के अंदर जो स्थिति है, सीपी सिंह जी, एक रात आप गुजार लें, 24 घंटा हिंदपीढ़ी के अंदर गुजार लें, मैं मान लूंगा, मैं नतमस्तक हो जाऊंगा आपके सामने कि आप एक महान विचारधारा के पार्टी में रहने वाले, महान सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी के महान विधायक हैं। बयानबाजी करना, अनर्गल बातें करना एक अलग चीज है और अमल करके उसको जमीन धरातल पर उतारना एक अलग चीज है। एक रात आप हिंदपीढ़ी में सीपी सिंह जी गुजार ले,
गरीबों का दर्द समझ ले, डेली खाने कमाने वाले दर्द समझ ले कि इनके पास दवाइयां नहीं है, भोजन नहीं है। ये आभार मैं जताता हूँ इस सरकार का। आप बयानबाजी से परहेज करें, मानवीय संवेदना की नजर से हिंदपीढ़ी को देखें, धार्मिक नजरिए से ना देखें। तो तारिक साहब, दूसरा सवाल लेते हैं आपसे। हिंदपीढ़ी में कोविड-19 का जांच का जो दायरा बढ़ाया गया था, उसमें पॉजिटिव केसेस ज्यादा आ रहे थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे ये कम हो गया? आखिर क्या है इसकी सच्चाई? देखिए, ऐसा है कि जब फर्स्ट केस आया था हिंदपीढ़ी में, तो आपको याद होगा ये पहला केस जो निकला था वो आपको नाला रोड से आया था और वो एक विदेशी महिला थी। तो आईसीएमआर का गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस ये कहता है कि जब आप कहीं से पहला ट्रेस होता है, पहला केस जब आता है, तो आप उसके इर्द गिर्द के जितने भी मकान है, जितने लोग वहाँ पर हैं, उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उस लेडी का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लेकर के आपको अपना टेस्ट करना है, कोविड-19 का टेस्ट करना है। तो उसी प्रोसेस में टेस्ट किया गया, काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में लिया गया, जो भी शक के दायरे में है सबको जांच किया गया और हिंदपीढ़ी के लोगों ने बढ़ चढ़ करके सहयोग किया। पहले स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ, स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद जो सामने आई बातें, और जितने लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आए, जितने लोग को देखा गया कि हाँ हो सकता है, संभावित लोग भी जो थे कि ये भी हो सकते हैं कि उनके कॉन्टैक्ट में आए होंगे, तो सारे लोगों की जांच हुई और इसी जांच में पॉजिटिव केस हम लोगों को मिला। और उसके बाद फिर काफ़ी मुस्तैदी से जिला प्रशासन और आपको सिविल सर्जन जो यहाँ पर अपना हेडक्वार्टर बना लिए गुरु नानक स्कूल में, और वो उस हेडक्वार्टर से आपको सारे जो आईसीएमआर का गाइडलाइंस होता है उसको फॉलो करते हुए ये टेस्ट किया गया, पूरी हिंदपीढ़ी में किया गया। तो केसेस शुरू में ज़्यादा आए। फिर क्या हुआ कि हम लोग जितने लोग यहाँ पर हिंदपीढ़ी में जो बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, अंजुमन हॉस्पिटल काम कर रहा है, अंजुमन हॉस्पिटल में अपना एक एक्सटेंशन ओपीडी हिंदपीढ़ी के अंदर खोल दिया, मिल्ली मैरिज हॉल के अंदर में, जहाँ पर हम लोगों ने सहायता केंद्र नाम से वो अंजुमन का वो एक्सटेंशन ओपीडी चलाया। और हम लोगों ने एक अभियान चलाया है कि लोगों के बीच में इस बीमारी, ये जो महामारी है, ये पैंडेमिक जो है, ये है क्या, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी दी, लोगों को बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है, क्यों बोला जा रहा है इसको फॉलो करने के लिए, और लोग हमारी बात माने भी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ के सोशल वर्कर्स का, यहाँ के वॉलंटियर्स का, जो बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिए। बहुत बड़े पैमाने में लोग सामने आए और बढ़ चढ़ करके काम किए, लोगों को समझाने का काम किए। चूंकि यहाँ बहुत ही डेंस पॉपुलेटेड एरिया है हिंदपीढ़ी, फिर भी लोगों को ये बात समझ में आई, सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन, देर से ही सही, थोड़ा सा इसमें डिले हुआ, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन किए अच्छी तरीके से। बहुत सारी संस्थाएं यहाँ पर मास्क, बहुत वाइड रेंज में यहाँ पर मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम हुआ, लोगों को मास्क बांटा गया। आज आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मास्क नहीं पहनता है हिंदपीढ़ी में। आज के दिन में सारे लोग मास्क पहन करके निकलते हैं। एक प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का जो तरीका है उसको अपनाए हुए हैं लोग, आईसीएमआर के गाइडलाइंस के मद्देनजर। लोग जब सड़क में निकलते हैं तो बाएं हाथ निकलते हैं, बहुत कम लोग निकल रहे हैं, जरूरत के मुताबिक ही बाहर निकल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का जो एहतियात है, जो आईसीएमआर के गाइडलाइंस के हिसाब से जो एहतियात है, ये लोग देर से ही सही, लेकिन वो एहतियात लेना शुरू कर दिया। और उसके वजह से ही हमको लगता है कि केसेस फिर बाद में बहुत कम है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि ये जो डिजीज है, ये जो महामारी है, बहुत तेजी से फैलता है कोविड-19। इसमें होता क्या है कि एक स्टेज आता है जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन हम लोग बोलते हैं उसको अपने टर्म्स में। तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए जो प्रयास किया गया, ये प्रयास हम अपने मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को भी बहुत बधाई देना चाहते हैं कि उनके तरफ से भी काफी एक्टिव, बहुत ही जल्द जो स्टेप लिया गया, उसकी वजह से हम लोग कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोक पाए। आज इतने सारे केसेस होने के बावजूद भी हिंदपीढ़ी में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ और इससे हम लोग बच गए और ये महामारी वहीं रुक गया जहां से शुरू हुआ था, 1-2 इलाकों में रुक गया और पूरा हिंदपीढ़ी आज की डेट में सेफ जोन में है। ठीक है कि हम लोग कंटेनमेंट जोन में है, ये एक प्रिकॉशन है, ये प्रिकॉशन लिया गया है और हिंदपीढ़ी वासी को बचाने के लिए प्रिकॉशन लिया गया और ये सही स्टेप था, इसीलिए हिंदपीढ़ी में बीमारी महामारी फैली भी नहीं। आज अगर आप देखेंगे तो ये बीमारी एकदम खत्म हो रहा है। लोग जितने भी क्वारंटाइन किए गए थे वो लोग वापस आ गए घर में, कुछ लोग आइसोलेशन में थे वो भी वापस आ गए हैं। बहुत कम संख्या में, मुझे लगता है कि आज मॉर्निंग का जो रिपोर्ट है सिर्फ 8 लोग बच गए हैं जो आइसोलेशन में है, वो भी बहुत जल्द वापस आ जाएंगे।
और एक बहुत बड़ा चीज हुआ था कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस था। हिंदपीढ़ी के लोगों का जो रेजिस्टेंस है, बॉडी का अपना जो रेजिस्टेंस है, वो लोग काफी अच्छे, बिकॉज हम लोग भी बहुत इसमें मेहनत किए हैं, लोगों को बताया कि इसमें आपको पौष्टिक आहार लेना है, प्रोटीन डाइट लेना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है। एक्सटेंशन ओपीडी खोलने का मकसद यही था कि अगर छोटा मोटा कुछ किसी को कोई परेशानी है तो हम लोग यही सॉल्व कर ले रहे हैं। उन लोगों को हम लोग फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मल्टीविटामिन का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने किया, विटामिन सी का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने किया। बहुत बड़े पैमाने में काम किया गया, घर घर में जाकर सफाई अभियान चलाया गया। ये सब चीज को देखते हुए हम लोग को लगता है कि बाद में केसेस निगेटिव आने लगे और आज ये स्टेज में हम लोग पहुंच गए हैं कि हमको लगता है कि अब शायद पॉजिटिव केसेस नहीं निकलेगा हिंदपीढ़ी में। तो फिरोज जिलानी साहब, एक और सवाल लेते हैं आपसे कि पिछले दिनों हिंदपीढ़ी में जो घटना घटी उसमें लोकल प्रिंट मीडिया के द्वारा खबर दिखाई गई कि हिंदपीढ़ी के लोगों के द्वारा डीएसपी के जो सुरक्षा कर्मी थे उनका हथियार को छीन लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस नजरिए से देखते हैं? हिंदपीढ़ी में पिछले दिनों जो घटना हुई है, पूरे घटनाक्रम की जो है मैं निंदा करता हूँ, कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। हिंदपीढ़ी अभी एक महामारी, एक बड़ी परेशानी से गुजर रहा है और इस दरमियान ऐसी घटना की पुनरावृत्ति होना है, इस पर मैं खुद पर्सनल निजीगत जो है मैं दुख जताता हूँ, इसकी निंदा करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना की पृष्ठभूमि में भी कुछ सवाल हैं कि घटना की वजह क्या है, क्यों भूखे लोग, परेशान लोग ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। इस घटना के पीछे मैं स्थानीय पुलिस प्रशासन का, मैं जो धैर्य है, काम करने का तरीका है, मैं उसकी जो है तहे दिल से प्रशंसा करता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ डीडीसी और डीएसपी अजीत विमल जी, दो शख्स को मैं व्यक्तिगत देख रहा हूं कि समस्याओं का एकदम समाधान करने के लिए हिंदपीढ़ी के अंदर लोगों से मिलजुल कर घूमकर बात कर रहे हैं। पर क्या घटना हो गई उस दिन के लोग इतने उत्तेजित हो गए? तो मुझे लगता है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन घटनाओं के पीछे अगर हम लोग झांके तो पता चलेगा कि सीआरपीएफ की जो बटालियनें चेंज होती रही क्वारंटाइन के बाद, नए नए जवान जो कि अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, उन्होंने काफी सख्ती कहीं कहीं बरत दी, कहीं पर महिलाओं पर डंडा चला दिया। पानी, चूंकि हिंदपीढ़ी में जल संकट का बहुत बड़ा मसला रहता है गर्मी के दिनों, तो जो वहाँ पानी की टंकी में वहाँ जो लोग 3 लोग 4 लोग महिलाएं जुड़ती हैं, संभवतः वहां पर जो है सीआरपीएफ के जवानों ने कुछ लोगों को दुर्व्यवहार किया या डंडे चला दिए। तो लोगों में पूर्व से आक्रोश था और हो सकता है वो घटना एक बड़े विस्फोट में बदल गई। लेकिन उस घटने में अगर जो खबरें छप के आई, मैं डीएसपी अजीत विमल जी से नहीं मिला और हथियार लूटने की भी खबरें स्थानीय अखबारों में आई है, मैं वहां स्थल पर नहीं गया। अगर खबरों की माने तो ये दुखद घटना है कि अजीत विमल जी एक अच्छे अधिकारी हैं, उनके साथ नहीं होना चाहिए। और हथियार लूटने की बात जहां तक खबरों में प्रकाशित हुआ है, तो मुझे लगता है इसकी गहन जांच होनी चाहिए। उत्तेजित हो सकते हैं लड़के, लेकिन हथियार लूटना एक बड़ी घटना है, यह आपराधिक प्रवृत्ति की घटना है। मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं हुआ, गंभीर जांच होनी चाहिए। अगर कोई दोषी है, दोषियों को सजा मिले, लेकिन इस घटना के आड़ में निर्दोष लोगों को भी सजा ना मिले, मैं ये कहूँगा। अच्छा, सुरक्षाकर्मी से जहाँ तक हथियार छीनने की खबरें जो प्रकाशित हुई है, मुझे ये सहसा विश्वास नहीं हो रहा है कि चूंकि डीएसपी के साथ जो लोग जवान होते हैं काफ़ी मुस्तैद होते हैं और काफ़ी जो है वो मन मेहनती होते हैं, और कुछ युवक लूटने का प्रयास किए, मुझे सच प्रतीत नहीं होता है। इस पूरी घटना की जांच होनी चाहिए, खुद उस जवान को आगे आना चाहिए। कोई ऐसा एविडेंस है वहाँ पे? काफ़ी ये आज सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग तुरंत घटनाओं की रिकॉर्डिंग करते हैं। तो अगर कोई प्रयास कर रहा तो बहुत सारे रिकॉर्डिंग भी हुए होंगे, तो उस रिकॉर्डिंग को सामने लाया जाना चाहिए, तभी उसको माना जाएगा कि ऑथेंटिक है, ये सही मानों में सही आरोप है। सवालों का सिलसिला रहेगा यूं ही जारी, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गरीबों पर दान एक महापुण्य का काम है। ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करना ही हमारा लक्ष्य है। दिव्यांग, बेबस, बेसहारा, गरीब लोगों को
सहारा देना ही हमारा लक्ष्य है। देश की सड़कों पर आज भी लाखों लोग भूखे प्यासे हैं। इनके खाने पीने और सुरक्षा के लिए दान करें। हम ज़रूरतमंदों के लिए आपके दिए हुए दान से उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, क्योंकि हम हैं DRD फाउंडेशन। आप UPI के ज़रिए भी रकम भेज सकते हैं या गूगल पे के ज़रिए इस QR कोड को स्कैन करके भी दे सकते हैं। धन्यवाद DRD फाउंडेशन। तो तारिक साहब एक और सवाल लेंगे आपसे कि हिंदपीढ़ी पिछले 2.5 महीनों से लॉकडाउन की स्थिति में है। ऐसे सिचुएशन में पिछले 1.5 महीनों से पूरे हिंदपीढ़ी को कंटेनमेंट जोन बना के रखा गया है, पूरे हिंदपीढ़ी को सील कर दिया गया है। आखिर क्यों? बहुत सही सवाल आपने किया, बिकॉज ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों हिंदपीढ़ी को लेकर के ये स्टेप लिया गया था। पहले कंप्लीट लॉकडाउन किया गया और उसके बाद फिर कंटेनमेंट जोन में इसको बदल दिया गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये जो पैंडेमिक डिजीज़ है ये कोविड-19 ये बहुत तेज़ी से फैलता है, ठीक है। तो इसको फैलने से रोकने के लिए बहुत ज़रूरी था कि लोगों को अपने घर में रखा जाए। देखिए, ये सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है कि आप मास्क पहन लीजिएगा और अपने आप को बचा लीजिएगा, ये सॉल्यूशन नहीं है। मास्क तो सिर्फ इसलिए पहना जाता है, मास्क सिर्फ इसलिए हम लोग बोलते हैं पहन के रहिए कि एक ड्रॉपलेट वायरस है, ये एक दूसरे से फैलता है। तो आप अगर मास्क पहन के रहेंगे तो आप अपने आप को कुछ हद तक बचा सकेंगे। लेकिन इससे बचने का सबसे जो बड़ा जो जरिया है वो ये है कि आप ना निकले अपने घर से। अगर आपको कोई ऐसी जरूरत नहीं है तो आप घर से नहीं निकले, अपने आप को घर पे रखें तो आप सुरक्षित रहिएगा। तो कंप्लीट लॉकडाउन का पर्पस यही था कि लोग कम से कम लोग बाहर आए, लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन हो सके, क्योंकि कम संख्या में लोग जब बाहर निकलेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ऐसे भी हो जाएगा। तो ये बहुत ही सही स्टेप था और ये जो डायरेक्टिव्स आ रहा था वो सीएम की तरफ से आ रहा था और जिला प्रशासन इससे काफ़ी एक्टिव थी। DC, DDC, हमारे SP साहब, ट्रैफिक SP, ये लोग सारे लोग यहाँ पर डिप्यूट थे, DSP ये सारे यहाँ डिप्यूटेड थे और ये लोग बहुत सख्ती से इसका पालन भी करा रहे थे। और हमारे जो वॉलंटियर्स थे यहाँ पर जिनको डिप्यूट किया गया था, वो वॉलंटियर्स लोगों के समस्याओं का हल कर रहे थे और लॉकडाउन में लोग घर पे रहें इसको सुनिश्चित कर रहे थे, उनकी जरूरत की सामान को उनके घर तक पहुंचा करके करने में। अब जहां तक बात रहा कंटेनमेंट जोन में इसको जो कन्वर्ट किया गया, ये कहां तक सही था? देखिए, शुरू में इसको गलत नहीं बोला जा सकता है। कंटेनमेंट जोन में कन्वर्ट करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि कंटेनमेंट जोन इसलिए कन्वर्ट किया था कि बाहर के लोग उस जहां पर ये बीमारी फैल चुकी है, कुछ हद तक फैली थी, हालांकि बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ हम लोग ने प्रिकॉशन लिया। और ये कहावत हमेशा से सुनते आ रहे हैं हम लोग कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन ट्रीटमेंट। तो ये सही स्टेप था कि हम लोगों ने प्रिकॉशन लिया और इससे ये हुआ कि लोग जो बाहर के लोग यहाँ नहीं आए और यहाँ के लोग इस जो ये रेड जोन से बाहर नहीं जाए, ताकि बाहर बीमारी नहीं फैले। यहाँ की बीमारी हम लोग यहाँ पर रोक सके, लोगों को घर में रिक्वेस्ट करके घर में रख करके उनका जो ये ट्रांसमिशन वाला जो प्रॉब्लम था कम्युनिटी ट्रांसमिशन का, उसको रोक सके, जो थर्ड फेज था उसको रोक सके। तो ये सारी चीज, ये जद्दोजहद जो था बस इसी चीज के लिए था कि ये बीमारी फैले नहीं। ये कुछ हद तक सही था, लेकिन इसमें एक थोड़ा ट्विस्ट ये है कि हिंदपीढ़ी बहुत बड़ा इलाका है, लगभग 1 लाख का पॉपुलेशन हिंदपीढ़ी में रहता है और बहुत बड़ा इलाका है, बहुत सारे मोहल्लों से मिला करके ये हिंदपीढ़ी बनता है। तो इसमें करना ये भी हम लोग कर सकते थे, या हो सकता है कि हम लोग अब कर सकते हैं इस चीज को कि हम लोग जो कंटेनमेंट जोन जो है इसको हम लोग माइक्रो कंटेनमेंट जोन में अब कन्वर्ट कर दें, क्योंकि केसेस अब कम आ रहे हैं। केसेस कम आ रहे हैं, पॉजिटिव केस जो था वो अब सब लोग ठीक होकर के वापस भी आ गए। बहुत कम केसेस अब आ रहे हैं, कोई केस है नहीं पॉजिटिव तक। जो लोग आइसोलेशन में थे वो भी ठीक होकर के आ रहे हैं, जो क्वारंटाइन किए गए थे वो भी ठीक होकर के आ रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है कि हिंदपीढ़ी को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में कन्वर्ट कर दिया जाए,
जहां पर से हम लोग को केसेस मिले थे उसको आप जरूर कंटेनमेंट जोन में रखिए उसको, और बाकी जो हिंदपीढ़ी के बाकी जो इलाके हैं जहां पर से अभी तक कोई केस नहीं आया है उसको धीरे धीरे करके खोल दिया जाए ताकि लोगों को थोड़ा राहत मिले। और फिर जब हमारा जो ICMR का गाइडलाइंस कहता है कि 28 डेज में हमारा जब एक भी पॉजिटिव केसेस नहीं आएगा वहां उस पर्टिकुलर इलाके से, तो फिर उसको भी हम लोग धीरे से रेड से ऑरेंज में ला करके ग्रीन में ला करके उसको भी खोल देंगे। तो ये एक तरीका अपना सकते हैं जिससे लोगों को राहत मिलेगा। जैसा कि अभी डॉक्टर तारिक साहब ने कहा कंटेनमेंट के बारे में, एक वाइड इलाके में हिंदपीढ़ी को जो कंटेनमेंट जोन बनाया गया, मैं थोड़ा सा इनके जवाब से इत्तेफाक नहीं रखूंगा, इसलिए कि हिंदपीढ़ी अगर थाने के एतबार से ले, एक हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र उसकी मानचित्र या हिंदपीढ़ी पोस्ट ऑफिस के हिसाब से ले, तो हिंदपीढ़ी का मानचित्र पहले स्पष्ट होनी चाहिए कि कहाँ से कहाँ हिंदपीढ़ी सरकार मानती है हिंदपीढ़ी। लेकिन कंटेनमेंट जोन को घोषित करने से पहले जिन एरियो को सील किया गया है उसमें तो बड़े सवाल उठते हैं और उस सवालों से भी कई सवाल तैरते हैं कि आखिर नाला रोड में केस उभर कर आता है तो उस नाले रोड को पहले आपने क्यों सील नहीं किया, पूरे हिंदपीढ़ी को आपने सील किया फिर कंटेनमेंट जोन बनाया। मेरे हिसाब से ICMR की गाइडलाइन क्या है मैं स्पष्ट नहीं जानता हूँ, जो पदाधिकारियों ने बताया, जिला प्रशासन के लोगों ने बताया इतने दायरे में जो इसको घेरना है, तो मैं उन्हीं के सवाल को मैं एक सवाल के रूप में उठा रहा हूँ कि आखिर सुजाता मोड़ से ही हिंदपीढ़ी का सीमाना शुरू होता है जो एकदम हरमू के अंतिम छोर तक है और लेक रोड उर्दू लाइब्रेरी से लेकर के मारवाड़ी कॉलेज के अंत तक, तो कई इलाकों को आपने इसे कंटेनमेंट जोन से बाहर रखा है। ये गंभीर जो है मामला है कि क्यों कुछ VIP अति विशिष्ट लोगों को इसे बाहर रखा गया। हिंदपीढ़ी के वो वैसे ही समाज के लोग जो रोज डेली खाना कमाना करते हैं उन्हें आपने सिर्फ कंटेनमेंट जोन में रखा, जिनसे उनकी स्थिति दयनीय, काफी दयनीय है। मेरा सुझाव था कि आप ICMR की गाइडलाइन को ही फॉलो करते, 100% फॉलो करते। अगर उसमें आप कुछ थोड़ा अगर नहीं कर रहे हैं तो संभवतः एक पार्टिकुलर स्पेस जहाँ पे संक्रमित लोग निकल रहे थे उसको माइक्रो कंटेनमेंट कर देते ताकि दूसरे लोगों को राहत मिलती। लेकिन एक 1.25 लाख की आबादी को इस तरीके से घेर देना, लोग दवाई के लिए, इलाज के लिए बेचैन थे, परेशान थे। अब वो हालात गुजर चुका है, 8-10 केस मुश्किल से बचे हैं। डॉक्टर साहब ने सही कहा कि जागरूकता, ICMR का गाइडलाइन का पालन, जिला प्रशासन का सकारात्मक रवैया, सरकार का महत्वपूर्ण सुझाव और सरकार की कोशिश से आज हिंदपीढ़ी इस संक्रमण से लगभग उभर चुका है। अब लगता है कि हिंदपीढ़ी को रेड जोन से ऑरेंज जोन घोषित किया जाना चाहिए। तो वक्त को देखते हुए अब आखिरी सवाल लेंगे सीधे जनाब हसीब साहब जी से। तो हसीब साहब, हिंदपीढ़ी में जो मुख्यमंत्री आहार किट बांटा गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? न्यूज़ दिव्यांग और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने स्टूडियो में बुलाया है। जावेद साहब आपने बहुत अच्छा सवाल मुख्यमंत्री ये बोलना चाहते हैं कि जो हिंदपीढ़ी में लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, अभी इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी जो किट दिए हैं हिंदपीढ़ी के अंदर में 12,000 लगभग, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो गरीब यतीम लोग को यहाँ पर भेजने का काम किया, बहुत बड़ी कदम उठाए। और ऐसे मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, हमारे जो झारखंड में है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी, मैं हेमंत जी से ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे कदम उठाए थे कि गरीबों को जो दाना पेट में नहीं था वो उनके दाना पहुँचा। लेकिन हिंदपीढ़ी बहुत बड़ी आबादी है और बहुत सारे लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। हिंदपीढ़ी में करीब लगभग 5-6 हज़ार लोग फंसे हुए हैं। इन लोगों का भी ख्याल रखते हुए मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहूँगा कि हमारे हिंदपीढ़ी के अंदर में कम से कम जो 12,000 भेजे इनको बढ़ा करके 25,000 करें। मैं उन भेजेंगे तो मैं उनको बहुत मुबारकबाद दूंगा और मुबारकबाद दे भी रहे हैं। लोग पूरे हिंदपीढ़ी के लोग खुश हैं और डोर टू डोर अभी तक बढ़ रहा है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी से मैं बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 12 से 25 कर दें इसमें गरीबों का जो है सो जो भूखा है, जो लॉकडाउन में फंसा हुआ है, उन लोगों का जो है सो भूख और प्यास दूर सके।
तो इसी के साथ ये कार्यक्रम को आप यहीं पे समाप्त किया जाता है और न्यूज दिव्यांग में आए हुए सारे मेहमानों का न्यूज दिव्यांग तहे दिल से शुक्रगुजार है। और आप तमाम दर्शकों से भी हमारी अपील है कि हमारे चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज दिव्यांग रांची। भी दे सकते हैं हमें अपनी राय, अपने किसी कार्य, प्रोग्राम अथवा प्रोग्राम की जानकारी स्क्रीन पर दिए गए हमारे फ़ोन नंबर और ईमेल द्वारा। तो देखना ना भूलें। न्यूज़ दिव्यांग, मुख्य धारा है, अधिकार हमारा।